महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा एक प्राइवेट जेट बारामती के पास क्रैश हो गया। और पहली खबर आते ही कंपनी ने कहा खराब मौसम था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। जी, एक स्टैंडर्ड जवाब। और कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जब हमने इस मामले की गहराई से पड़ताल शुरू की तो दो बहुत अजीब बातें सामने आई। पहली तो ये कि ठीक 1 साल पहले इसी कंपनी का एक और विमान ठीक ऐसे ही खराब मौसम में गिरा था। बिल्कुल। और दूसरी बात जो शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि इस प्लेन मॉडल में एक ऐसी छुपी हुई मैकेनिकल गड़बड़ी का खतरा है जिसके बारे में दुनिया की सबसे बड़ी सेफ्टी एजेंसी ने सालों पहले ही चेतावनी जारी की थी। तो आज हम इसी सवाल के तह तक जाएंगे। क्या ये सिर्फ खराब मौसम में हुआ एक दुखद हादसा था, या फिर ये एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है जो किसी कह सकते हैं बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, चलिए इसकी पड़ते खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस मशीन से जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, बॉम्बार्डिया लियरजेट 45 XR। जी, ये कोई आम जहाज नहीं है। कॉर्पोरेट और वीआईपी दुनिया में इसका एक अलग ही रुतबा है। ऐसा क्यों? देखिए, इसकी डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये एक छोटा, तेज और बहुत ही फुर्तीला बिजनेस जेट है। अच्छा। आप सोचिए, इसकी लंबाई सिर्फ 18 मीटर के करीब है और पंखों का फैलाव भी बस 15 मीटर। ये किसी बड़े कमर्शियल एयरलाइनर के सामने एक बच्चे जैसा लगता है। और इस छोटे साइज का असली फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा है पहुंच, एक्सेस। ये उन जगहों पर आसानी से उतर सकता है जहां बड़े जहाज वो जाने का सोच भी नहीं सकते। जैसे कि बारामती। बिल्कुल, बारामती जैसी छोटी एयर स्ट्रिप हो या किसी दूरदराज इलाके का छोटा एयरपोर्ट, लियरजेट 45 वहां आराम से लैंड कर सकता है। बिजनेस लीडर्स इसे इतना पसंद करते हैं क्योंकि ये उन्हें सीधे उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, बिना किसी बड़े एयरपोर्ट के तामझाम के। लेकिन एक सवाल है, क्या छोटे रनवे पर उतरना ज्यादा जोखिम भरा नहीं होता? वहां तो सुविधाएं भी कम होती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और इसीलिए यहाँ पायलट का अनुभव और विमान की परफॉर्मेंस, ये दोनों चीजें और भी जरूरी हो जाती हैं। अच्छा। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, सुविधा बनाम थोड़ा ज्यादा जोखिम, और वीआईपी के लिए सीधी पहुंच अक्सर ज्यादा मायने रखती है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो? परफॉर्मेंस में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। वो कैसे? स्पीड कम होगी इसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें 2 बहुत शक्तिशाली हनीवेल TFE 731 इंजन लगे हैं। ओके। ये इंजन इसे लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देते हैं। अरे वाह! जो किसी भी बड़े बोइंग या एयरबस के बराबर है, और इसकी रेंज भी कमाल की है। एक बार फ्यूल भरने पर ये 4000 किलोमीटर तक बिना रुके जा सकता है। 4000 किलोमीटर, दिल्ली से दुबई आराम से? जी बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है कि ये बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। हाँ, ये 51,000 फीट की सर्विस सीलिंग तक जा सकता है। 51,000 फीट, हम आमतौर पर जिस 30-35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा। बिल्कुल। ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने का फायदा ये है कि ये खराब मौसम और एयर ट्रैफिक से ऊपर निकल जाता है। अच्छा। जिससे सफर ज्यादा स्मूथ और तेज होता है। तो कुल मिलाकर ये एक छोटा, सुपरफास्ट और लंबी दूरी तय करने वाला विमान है जो कहीं भी उतर सकता है। एक परफेक्ट वीआईपी मशीन। तो ये तो हुई विमान की बात, अपनी जगह पर एक बेहतरीन मशीन। लेकिन विमान कितना भी अच्छा हो, असली कहानी तो उसे उड़ाने वालों की होती है। सही कहा। तो चलिए अब जरा VSR एविएशन पर नजर डालते हैं, जिनके हाथों में इस जेट की कमान थी। VSR एविएशन ये दिल्ली की एक चार्टर फ्लाइट कंपनी है। 2011 में विजय कुमार सिंह ने इसे शुरू किया था। उनकी वेबसाइट पर तो बड़े बड़े दावे हैं, 15 साल से ज्यादा का अनुभव, 60 से ज्यादा पायलट और 99% ग्राहक संतुष्टि। 99%? जी। वो बिजनेस ट्रैवल से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक हर तरह की सर्विस देने की बात करते हैं। और हादसे के फौरन बाद कंपनी का क्या कहना था? कंपनी के मालिक विजय कुमार सिंह, उन्होंने मीडिया से कहा कि उनका विमान 100% सुरक्षित था और क्रू पूरी तरह अनुभवी था। 1 मिनट, 100% सुरक्षित? जी। किसी भी हादसे के तुरंत बाद ऐसा दावा करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? जांच पूरी होने से पहले कोई इतनी निश्चितता से कैसे कह सकता है? यही बात खटकती है। ये एक स्टैंडर्ड जवाब जैसा लगता है जो अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद कंपनियां देती हैं। उन्होंने सीधे सीधे अंदाजा लगाया कि हादसा शायद खराब विजिबिलिटी, मौसम की गड़बड़ी के कारण हुआ होगा, कि पायलट को रनवे ठीक से नहीं दिखा।
ओके। और कंपनी ने यह भी पुष्टि की कि हादसे में पायलट सुमित कपूर और को पायलट संभावित पाठक की दुखद मौत हो गई। तो कंपनी का स्टैंड साफ है, विमान सुरक्षित था, मौसम खराब था। चलिए एक पल के लिए ये मान लेते हैं, लेकिन क्या ये लीयरजेट 45 मॉडल हमेशा से इतना सुरक्षित रहा है? क्या इसके साथ पहले कोई बड़ी घटना नहीं हुई? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है और इसका जवाब है नहीं, इसका रिकॉर्ड बेदाग नहीं है। इस मॉडल से जुड़ी कुछ बहुत ही गंभीर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे कि सबसे भयानक हादसा शायद 2008 में मेक्सिको सिटी में हुआ था। मेक्सिको सिटी? हाँ, एक सरकारी लीयरजेट 45 एक बड़े बोइंग 767 के पीछे पीछे उड़ रहा था। ओके, तो इसमें क्या बड़ी बात है? प्लेन तो एक दूसरे के पीछे उड़ते ही हैं। यहाँ वेग टर्बुलेंस का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। वेग टर्बुलेंस? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी नाव के गुजरने के बाद पानी में जोरदार लहरें उठती हैं जो एक छोटी नाव को पलट सकती हैं। अच्छा। हवा में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब बोइंग 767 जैसा बड़ा जहाज गुजरता है तो उसके पंखों के सिरों से हवा के शक्तिशाली बवंडर निकलते हैं। मतलब अदृश्य बवंडर? बिल्कुल, ये अदृश्य होते हैं, लेकिन किसी छोटे जेट के लिए ये एक तूफान की तरह होते हैं। तो मेक्सिको में लीयरजेट इसी हवाई बवंडर में फंस गया? हाँ, और वो खिलौने की तरह घूम गया। पायलट ने कंट्रोल वापस पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विमान उल्टा होकर तेजी से नीचे गिरा और मेक्सिको सिटी के सबसे व्यस्त फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में एक आग का गोला बनकर क्रैश हो गया। अरे बाप रे, शहर के बीचों बीच? जी, ये बहुत भयानक था। विमान में सवार सभी 9 लोग मारे गए, जिनमें मेक्सिको के गृह मंत्री भी शामिल थे। और जमीन पर? जमीन पर भी 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने वेग टर्बुलेंस के खतरों को लेकर दुनिया भर में नए नियम बनाने पर मजबूर कर दिया। ये तो बहुत ही डरावना है। और कोई ऐसी बड़ी घटना? एक और हादसा 2003 में इटली के मिलान में हुआ था। एक लीयरजेट 45 जैसे ही उड़ान भरी, वो एक पक्षी से टकरा गया। बर्ड हिट। जी, बर्ड हिट। इसकी वजह से उसका एक इंजन फेल हो गया और विमान का कंट्रोल बिगड़ गया। पायलट ने वापस लैंड करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और क्रैश में दोनों पायलटों की जान चली गई। तो ये तो हुए ऑपरेशनल हादसे, एक में वेग टर्बुलेंस, दूसरे में बर्ड हिट। लेकिन क्या विमान के डिजाइन या उसकी किसी पुर्जे को लेकर भी कभी कोई चिंता जताई गई है? कोई मतलब मैकेनिकल फॉल्ट? यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है और वो है FAA की एंट्री। FAA मतलब अमेरिका की फेडरल एविएशन एजेंसी, एविएशन की दुनिया की सबसे बड़ी रेगुलेटर। बिल्कुल, उसे ग्लोबल सेफ्टी का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। जब FAA कोई चेतावनी जारी करती है तो दुनिया भर की एयरलाइंस और सरकारें उसे बहुत गंभीरता से लेती हैं। और 2014 में उन्होंने लीयरजेट 45 के बारे में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की थी, एक सुरक्षा आदेश। किस बारे में था वो आदेश? ये आदेश विमान के थ्रस्ट रिवर्सर सिस्टम से जुड़ा था। थ्रस्ट रिवर्सर, ये क्या होता है? ये लैंडिंग के बाद विमान को रोकने के लिए एक तरह का एयर ब्रेक होता है। अच्छा। जब विमान रनवे पर उतरता है तो पायलट थ्रस्ट रिवर्सर एक्टिवेट करता है। ये इंजन के एग्जॉस्ट की दिशा को आगे की तरफ मोड़ देता है, जिससे विमान की रफ्तार बहुत तेजी से कम होती है। ओके, समझ गई। तो FAA को इस सिस्टम में क्या गड़बड़ी मिली? FAA ने अपनी जांच में पाया कि थ्रस्ट रिवर्सर को इंजन से जोड़ने वाला एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जी। उसमें समय से पहले ही जंग लग रही थी। समय से पहले जंग? इसका क्या खतरा था? खतरा बहुत बड़ा था, जानलेवा था। FAA ने चेतावनी दी कि अगर जंग लगने की वजह से यह हिस्सा कमजोर होकर उड़ान के दौरान टूट गया तो पूरा का पूरा थ्रस्ट रिवर्सर सिस्टम हवा में ही इंजन से अलग हो सकता है। क्या? उड़ान के दौरान? जी। इसके तो भयानक परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, सोचिए अगर हजारों फीट की ऊंचाई पर आपके जहाज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो जाए। इससे विमान के इंजन कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल और पूरे ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। कंट्रोल खोना लगभग तय था। तो इसे रोकने के लिए FAA ने क्या किया? FAA ने एक एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव जारी किया। इसमें दुनिया भर के सभी लीयरजेट 45 ऑपरेटरों को उस हिस्से की अनिवार्य जांच करने और जरूरत पड़ने पर उसे बदलने का आदेश दिया गया था। ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। मतलब इस विमान में एक जानी पहचानी मैकेनिकल खराबी का खतरा मौजूद था? जी, जिसकी नियमित जांच बहुत जरूरी थी। अब इन सब जानकारियों को VSR एविएशन के संदर्भ में देखते हैं। कंपनी ने कहा खराब विजिबिलिटी, लेकिन अब हमारे पास एक संभावित मैकेनिकल फॉल्ट की जानकारी भी है। और अब हम कहानी के सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर आते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था, बारामती हादसा इस कंपनी का पहला हादसा नहीं था। हाँ, ठीक 1 साल पहले मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। बिल्कुल, 14 सितंबर 2023
इसी कंपनी का एक और लीयरजेट XR विमान विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा था। और मुंबई में उस वक्त क्या हो रहा था? भारी बारिश और कम विजिबिलिटी। फिर वही कहानी। बिल्कुल वही कहानी। विमान मुंबई में भारी बारिश और कम विजिबिलिटी के बीच लैंड करने की कोशिश कर रहा था। रनवे पर उतरते ही विमान फिसल गया, रनवे से बाहर चला गया, 2 टुकड़ों में टूट गया और उसमें आग लग गई। और उसमें सवार लोगों का क्या हुआ था? किस्मत अच्छी थी, उस विमान में सवार सभी 8 लोग बच गए, हालांकि कुछ घायल हुए थे। को पायलट को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन विमान पूरी तरह बर्बाद हो गया था। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। 2 हादसे, एक ही कंपनी, एक ही विमान मॉडल, और दोनों में एक ही बात कॉमन है, कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश। यही वो पैटर्न है जो किसी भी जांच एजेंसी का ध्यान खींचेगा। 2023 का मुंबई हादसा और 2026 का बारामती हादसा, दोनों में कंपनी या पायलट ने खराब मौसम में लैंड करने का फैसला किया। और दोनों ही बार नतीजा विनाशकारी रहा। जी, और जब कंपनी के मालिक बारामती हादसे के तुरंत बाद खराब विजिबिलिटी को कारण बताते हैं, तो ये बहाने से ज्यादा एक पैटर्न की स्वीकारोक्ति जैसा लगता है। तो ये सीधे तौर पर कंपनी के ऑपरेशनल सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सवाल उठाता है। क्या उनके पायलटों पर खराब मौसम में भी उड़ने का कोई दबाव होता है? क्या उनके पास ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सही ट्रेनिंग और नियम है? ये सभी सवाल अब जांच के केंद्र में होंगे। तो हमने इस पूरी घटना को कई कोणों से देखा है। एक तरफ है लीयरजेट 45 विमान, जो इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, लेकिन जिसका अपना एक सुरक्षा इतिहास भी है। और दूसरी तरफ है ऑपरेटर VSR एविएशन, जिसके बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जिसका पिछला रिकॉर्ड और हालिया हादसा एक बहुत परेशान करने वाला पैटर्न दिखा रहा है, खासकर खराब मौसम में ऑपरेशन को लेकर। बिल्कुल। और इन सबके बीच है 2014 की FAA की वो चेतावनी, जो एक जाने पहचाने मैकेनिकल खतरे की ओर इशारा करती है। एक ऐसा खतरा जिससे सिर्फ और सिर्फ सही मेंटेनेंस और नियमित जांच से ही टाला जा सकता है। जी, अब जांच एजेंसियां ब्लैक बॉक्स और मलबे की जांच करके पता लगाएंगी कि विमान के आखिरी पलों में असल में क्या हुआ था। लेकिन हमारे सामने अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अजीत पवार का विमान सिर्फ खराब मौसम और कम विजिबिलिटी का शिकार हुआ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, जैसा कि कंपनी दावा कर रही है? या फिर 2014 की FAA चेतावनी, जो एक संभावित रखरखाव की समस्या दिखाती है, और 2023 के कम विजिबिलिटी वाले हादसे का पैटर्न, जो एक ऑपरेशनल लापरवाही दिखाता है, क्या ये दोनों मिलकर कंपनी के सेफ्टी कल्चर के अंदर किसी गहरी और प्रणालीगत गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसकी अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि एक मुकम्मल ऑडिट की जरूरत है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है।